हाँ, तो ये जो टॉपिक है नेक्स्ट, ओजोन के बाद सल्फर और इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ठीक है, तो सल्फर के कई सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में सल्फर एग्जिस्ट करता है, जिसमें से मेन जो इम्पोर्टेंट दो फॉर्म्स हैं सल्फर की, वो है रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, इसको अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर भी बोला जाता है। तो रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर क्यों बोलते हैं? रोम्बिक शेप और मोनोक्लिनिक शेप पढ़ा था ना डी इसमें सॉलिड स्टेट के अंदर, जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसके हिसाब से रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर होते हैं। और ये फॉर्म्स इंटरचेंजेबल होती हैं। अच्छा, इसे रोम्बिक सल्फर को येलो रोम्बिक सल्फर भी बोला जाता है, बाय द वे, कलर की वजह से। या अल्फा सल्फर भी बोला जाता है, और मोनोक्लिनिक सल्फर को मोनोक्लिनिक बोला जाता है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, ये बोला जाता है 369 केल्विन। 369 केल्विन को ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोला जाता है। टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्यों? 369 केल्विन से नीचे जो रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करता है, और रोम्बिक सल्फर को 369 केल्विन पे आप हीट कर दोगे तो वो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अल्फा सल्फर बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो। ठीक है, दोनों ही सल्फर की जो सल्फर का जो दोनों का फॉर्मूला है वो S8 है, और दोनों का जो शेप है सॉरी इसे कहते हैं पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। S8 मॉलिक्यूल, दोनों का शेप ऐसा हो। ठीक है, इसको बोला जाता है पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। किंग क्राउन शेप भी बोलते हैं, किंग के क्राउन जैसा। ठीक है, अब बाकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं अल्फा सल्फर के बारे में, जैसे लिखा हुआ है इट इज येलो कलर, येलो इन कलर, मेल्टिंग पॉइंट 385 केल्विन। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये वैल्यूज ऑब्वियसली याद नहीं करनी। इसके बाद लिखा हुआ है कि ये कैसे बनता है, बाय इवेपोरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर। रोल सल्फर एक स्पेशल टाइप का सल्फर होता है, ठीक है, जो नेचर में हमें मिलता है, उसको इवेपोरेट करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में उससे बनता है ये। और ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, लेकिन बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में कुछ एक्सटेंट तक डिसॉल्व हो जाता है, और कार्बन डाइसल्फाइड में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रोम्बिक सल्फर के बारे में। इसके बाद बीटा सल्फर कैसे बनता है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और मेल्टिंग पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, ये CS2 में सोल्यूबल होता है। तो बनता कैसे है ये? इसी से बनाया जाता है, रोम्बिक सल्फर को ही मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट किया जाता है एक्चुअली। तो रोम्बिक सल्फर को पहले एक डिश में हीट करके मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करने के बाद उसे वापस जमने के लिए छोड़ देते हैं। जब आप उसे जमने के लिए छोड़ दोगे तो पहले से जैसे बर्फ जमती है ना, ऊपर एक पतली सी लेयर बनती है, वैसे एक लेयर बनेगी। ठीक है, और अंदर का सल्फर अभी भी पिघला हुआ होगा, तो उस पूरे को जमने नहीं देना है आपको। आपको सिर्फ ऊपर की जब लेयर जम जाएगी उसको हल्का सा तोड़ेंगे, छोटे से छेद करेंगे उसके अंदर एक दो, और जो मेल्ट मॉल्टन सल्फर होगा अंदर से उसे बहा देंगे। ठीक है, तो बहुत पतली सी लेयर जमेगी ऊपर ऊपर, और नीचे हल्की हल्की लेयर जमेगी डिश के अंदर। उन दोनों लेयर्स जब को आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत नीडल लाइक शेप्स होंगे, सल्फर के ऐसे नीडल लाइक
क्रिस्टल्स बने होंगे, उसी नीडल लाइक क्रिस्टल्स को ही आप मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा सल्फर जो है वो 369 केल्विन के बिलो स्टेबल होता है, और अगर उस टेम्परेचर से ऊपर उसे आप हीट कर दोगे तो वो बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, और उस 369 केल्विन टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। सॉरी, पकड़ ड्रिंक की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, यहाँ लिखी हुई है। दोनों का फॉर्मूला एसिड होता है, पकड़ ड्रिंक क्राउन क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है, और मॉलिक्यूलर डायमेंशंस गिवन है, वो याद करने की, बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ याद करने की जरूरत है। इसके अलावा देर आर अदर फॉर्म्स ऑफ सल्फर एज वेल, जैसे कि S6 ये वाला जो बना हुआ है, इसको चेयर फॉर्म ऑफ सल्फर भी बोला जाता है। चेयर की तरह दिख रहा है ना ये, तो चेयर फॉर्म, S6 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ टेम्परेचर दिए हुए नहीं है। एक फॉर्म ऑफ सल्फर और होती है S2। S2 O2 की तरीके से है, और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, यानी 1000 केल्विन के टेम्परेचर, ऑलमोस्ट 1000 केल्विन के टेम्परेचर के आसपास ये फॉर्म एग्जिस्ट करती है, और ये O2 की तरह ही पैरामैग्नेटिक होती है। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है कि सल्फर की कौन सी फॉर्म पैरामैग्नेटिक, तो वो कौन सी फॉर्म है, S2। और कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो कब एग्जिस्ट करती है, जब टेम्परेचर 1000 केल्विन के आसपास। ठीक है, तो ये हो गई सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। नेक्स्ट है टॉपिक सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सबसे पहले प्रिपरेशन, सल्फर डाइऑक्साइड में ज्यादा कुछ आता नहीं है बाय द वे। सल्फर को हीट करोगे बन जाएगा सल्फाइड आयन से बन जाएगा, सल्फाइड ओर को हीट करोगे उससे भी बन जाएगा। मेन चीज इसमें क्या याद करनी है आपको, एक तो ये कि एसिडिक होती है ये ऑक्साइड। कैसे प्रूव होगा, कि सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करती है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, H2SO4 नहीं H2SO3, याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है। एक रिएक्शन ये करने हैं दोनों मेनली। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इट रिड्यूसेस मैंगनीज डाइऑक्साइड और आयरन 3+। तो दोनों के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट। फेरस आयंस को देखो, यहाँ पे फेरस आयंस है Fe3+, इनको, सॉरी फेरिक आयंस है Fe3+, फेरिक आयंस होते हैं, इनको किस में कन्वर्ट कर दिया, फेरस आयन Fe2+ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो रिड्यूस कर दिया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली यहाँ पे पर मैंगनेट को इसने Mn2+ में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे रिडक्शन कर दिया। अब ये स्पेशली जो सेकंड वाला रिएक्शन है, ये सल्फर डाइऑक्साइड के टेस्ट की तरह काम आता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में आपने, या एक कंटेनर में किसी भी तरीके से, या आपने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर आपने डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, पर्पल। ठीक है, आपने पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट इसके अंदर डाल दिया, और ये पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया आपने इसके अंदर। अब क्या होगा, अब आप इसमें डाल दो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, पास कराओ इसके। ठीक है, यू पुट व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट। यहाँ से इसके अंदर जैसे ही आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे, पोटेशियम परमैंगनेट जो था यहाँ थी, यानी कि यहाँ पे जो MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन जो थे, जिसकी वजह से पर्पल कलर आ रहा था, वो सारे के सारे आयंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे सारे आयंस आपके Mn2+ में। और कलर क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है,
तो कलरलेस हो जाएगा बेसिकली, पर्पल से कलरलेस। ठीक है, तो दिस थिंग कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। आ रही है बात समझ में? हाँ जी, ये समझ में आया Yes, sir. लॉजिक या नहीं आया? अब ये रिएक्शन याद कैसे करो, ये तो बैलेंस करने पड़ेंगे ना, भूल गए होगे रेडॉक्स रिएक्शन, तो मैं शॉर्ट में सिखा देता हूँ एक बार। सही है, देखो कैसे करना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, जैसे पहले रिएक्शन कराना है मुझे आयरन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराना है Fe3+ के साथ, जिसको ये रिड्यूस करके Fe2+ बनाएगा। तो थोड़ा गैप छोड़ो, Fe2+ बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसको रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फेट आयन। हमेशा याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होगा? सल्फेट आयन। नाउ दिस थिंग विल अकर इन एसिडिक मीडियम, तो H+ आयंस लगेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लो। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +4 निकलेगी। कैसे निकाली, अगर भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ। X माना इसको, ऑक्सीजन की -2 होती है, -2 × 2 क्या हो गया? -4। X -4 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है उस पर, 0, तो कितना आ गया? X +4 आ गया। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं? नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, तो आई होप आ गया है सबको समझ में। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन Yes, sir. स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। आयरन की +3 होती है, यहाँ पे +2 होगी, क्योंकि जो चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सल्फेट में निकालना चाहते हो, इसको X मान लिया तुमने, ऑक्सीजन -2 × 4 है इस बार, तो -8 इक्वल टू चार्ज है इस पे -2, तो X कितना आएगा? +6। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +6। ठीक है, समझ में आई ये वाली चीज? Yes, sir. नाउ अब आप देखिए, जो चेंज है वो क्या हो रहा है। चेंज क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है +4 से +2, +4 से +6, तो 2 का चेंज है। यहाँ पे हो रही है +3 से +2, 1 का चेंज है। चेंज को बराबर करना होता है, तो इसे × 2 करना पड़ेगा ताकि ये भी 2 बन जाए। तो यानी तो इस पे भी 2 लगेगा, Fe3+ पे, और Fe2+ पे भी 2 लगेगा। सबसे पहले तो चेंज बराबर हो गया आपका, जितना इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में उतना ही डिक्रीज हो गया। ये बात समझ में आई? हाँ जी, समझ में आया या नहीं? Yes, sir. अब हमें चार्ज बराबर करना है। चार्ज बराबर करना है ना, तो इस रिएक्शन को, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो दोबारा लिख लेना, नहीं तो ऐसे ही। मैं ना ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखे थे उनको ऐसे सर्कल कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये चार्ज है। रेड से लिखे हैं वैसे तो मैंने फिर भी, लेकिन ये चार्ज नहीं। अब चार्ज देखो जरा कितना है। सल्फर डाइऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं है, आयरन पे 3+ चार्ज है। ठीक है, लेकिन आयरन पे 2 भी लगा हुआ है साथ में, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज हो गया टोटल? +6 हो गया, 2 × +3। ऐसे ही इस पे +2 चार्ज है और इस पे 2 लगा हुआ है, तो ये हो गया 2 × 2 +4, और यहाँ पे -2 चार्ज है और यहाँ 1 लगा हुआ है, तो -2। तो +4 और -2 कितना बना? +2 बन गया। सही है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ Yes, जी, sir. तो, तो मैंने क्या बताया था, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। H+ आयन किधर की तरफ ऐड होंगे? साहिल तुम बताओ, किधर होंगे H+ आयन ऐड? सर राइट साइड। अरे भाई, इधर +6 चार्ज है, इधर +2 चार्ज है, तो H+ आयन किधर ऐड होंगे? सर SO2 समझ में आया? समझ में आया तो मैं ये बताओ कि चार्ज कैसे कैलकुलेट करा, ये समझ में आया? यस सर, वो 3+ है तो उसको 2 से कर दिया, और 2+ के 2 और हम्म 2 - का 1।
हाँ, तो इसका मतलब +2 आ गया, ठीक है। अब H प्लस आयन ऐड करने हैं मुझे लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में +6 है और राइट साइड में +2 है, तो राइट साइड में कितना ऐड करूंगा, 4H प्लस आयन सर ऐड 4। करूंगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा +6, है ना। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आई पुनीत, तुम्हें भी आई समझ में। ठीक है, तो H प्लस आयन ऐड हो गए। अब लास्ट में क्या करना होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने होते हैं। सबसे पहले आपने एटम बैलेंस करे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करा, फिर चार्ज बैलेंस करा, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। तो राइट साइड पे 4 हाइड्रोजन आइटम है, लेफ्ट साइड पे एक भी हाइड्रोजन आइटम नहीं है, तो उसे बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे और आपके हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, है ना, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो ऑक्सीजन यस सर। ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए। कैसे हुए ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 4 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी कितने, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो अगला वाला अब मैं बताता हूँ। अगला वाला जो है आप लोग मुझे बताना कैसे होगा। जैसे पर SO2 को इस बार रिएक्ट करा रहे हैं पर मैंगनेट्स, MnO4 माइनस, ये भी एसिडिक मीडियम में ही हो रहा है। SO2 जो है वो SO4 माइनस में कन्वर्ट होगा और पर मैंगनेट जो है वो Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये चीज तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है। बैलेंसिंग जो है वो वहीं के वहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं सबसे पहले, इसकी निकाली दी SO2 में, सल्फर की आती है +4, MnO4 माइनस के अंदर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा कोई जल्दी से मुझे, क्या आएगी, सर 7। +7. +7, वेरी गुड। और SO4 माइनस में अभी निकाली थी +6 आती है सल्फर की, Mn2 प्लस में तो दिख ही रहा है जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको बैलेंस करनी होती है, जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्या उनके एटम्स बराबर है कि नहीं है। तो सल्फर के एटम, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है +4 से +6, सल्फर के एटम्स बराबर हैं कि नहीं, ऑक्सीजन मत देखना, सिर्फ सल्फर देखना, सल्फर के एटम्स बराबर है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, +7 से +2 हो रहा है, क्या मैंगनीज के एटम्स बराबर हैं, यस बराबर है, 1 1 है दोनों तरफ। तो सबसे पहले एटम देख लिए, फिर देखते हैं चेंज कितने का आ रहा है। सल्फर में कितने का चेंज आ रहा है, 2 का आ रहा है चेंज, और मैंगनीज में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, कितने ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ 5. रहा है, आई मीन 5, +7 से +2 हो रहा है ना, तो 5 का चेंज आ रहा है। अब एक में 2 का चेंज है, एक में 5 का चेंज है, कैसे बराबर करेंगे इसे, सर ऊपर वाले को 2 से, नीचे वाले को 5 से। 3H plus. वेरी गुड, प्लस नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से, ठीक है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है दोनों मैंगनीज वाले जो हैं दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे, 2 से, और सल्फर वाले दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे, 5 से। तो पूरा समझ में आई वाली बात, सही है. ठीक है। साक्षी ये समझ में आया आपको भी। Yes, sir. अब हमें देखना होता है चार्ज, चार्ज कौन कौन सा है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पे कोई चार्ज नहीं है, मैंगनीज पे -1 है, सल्फेट पे -2 है और इस पे +2 है। तो लेफ्ट साइड में कितना चार्ज हुआ ओवरऑल, सर -2। -2, क्यों, क्योंकि इस पे -1 था लेकिन इसमें ट्वाइस भी तो लगा हुआ था ये, है ना, तो इस वजह से क्या हुआ, -2 चार्ज हो गया। राइट साइड पे कितना चार्ज हुआ, -2 के सर 5 -6। 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो -10 ये हुआ और +4 ये हुआ, क्या बन गया, -6 बन गया। साक्षी समझ में आई ये बात, साक्षी अब आप बताओ किधर H प्लस आयन ऐड करेंगे और कितने ऐड करेंगे। हाँ जी साक्षी आवाज आ रही है, हाँ दोबारा बोलो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो. मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज समझ में आया, पहले तो आपको ये बताओ, एक लेफ्ट साइड पे -2 चार्ज आ रहा है, राइट साइड पे -6 आ रहा है, ये समझ में आया कैसे आ रहा है। Yes, sir. अब ये बताओ कि H प्लस आयंस किधर ऐड होंगे और कितने होंगे। Sir -2. अरे H प्लस आयन -2 थोड़ी होते हैं, H प्लस आयंस ऐड करने हैं, माइनस थोड़ी करना है।
H प्लस आयंस मैं इधर की तरफ ऐड करूं या इधर की तरफ ऐड करूं, और करूंगा तो कितने करूंगा? देखो चार्ज को बराबर करना है। अब ये बताओ मुझे, पॉजिटिव चार्ज H प्लस आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो पॉजिटिव यस चार्ज किस में ऐड करना चाहिए? -6 में ऐड करना चाहिए कि -2 में ऐड करना चाहिए? बराबर करना है इन दोनों को। पॉजिटिव चार्ज को किस में ऐड करना चाहिए? सर -6 में। -6 में करना चाहिए ना, और कितना पॉजिटिव ऐड करूं ताकि वो -2 बन जाए? सर +4। तो इधर की तरफ 4H प्लस आयंस लगा देंगे। बात समझ में आई अब? यस सर। अब वाटर मॉलिक्यूल कितने लगेंगे और किधर लगेंगे? सर लेफ्ट पे लग। कितने लगेंगे? सर 2। वेरी गुड। ठीक है, इससे ऑक्सीजन भी बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन। साहिल समझ में आ गया? Yes, sir. तो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है देखो, इसको एक बार आप पढ़ सकते हो। When moist sulfur dioxide behaves as a reducing agent, for example, it converts iron 3 to iron 2 plus ions and decolorizes acidified potassium permanganate solution. The latter reaction can be convenient test for the gas. ठीक है? उसके अलावा इसका शेप ये होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 मॉलिक्यूल का शेप होता है, एंड दैट इज ऑल। यही है इसके बारे में। अब ये क्वेश्चंस एक बार पढ़ लो जरा जल्दी से, 20, 21 और 22। इसमें से कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा आपको? यही क्वेश्चन है जो अभी बताया मैंने। सर Fe3+ और Fe2+ का कलर चेंज होता है कुछ? नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया? और नेचर ऑफ एसओ बॉन्ड्स में बेसिकली दोनों एसओ बॉन्ड्स इक्वल होंगे, किस वजह से? रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, एक डबल और एक सिंगल है ना SO2 में बॉन्ड देख रहे हो ऊपर स्ट्रक्चर में, लेकिन रेजोनेंस हो रहा है तो इसलिए दोनों बॉन्ड्स की लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो जैसे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस थे, ऐसे ही ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर है। अब ये भी मैं बता देता हूँ इसी के अंदर ही। इसमें बेसिकली 4 एसिड दे रखे हैं आपको। कौन कौन से? H2SO3, H2SO4, H2S2O7 और H2S2O8। ठीक है, H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। कैसे बनता है ये? सॉरी, कैसे बनता है? सल्फर बनाया आपने सेंटर में, उसके अराउंड एक टेट्राहेड्रल शेप बना दी। फिर कितने ऑक्सीजन है? 3 है ना, तो 3 साइड पे आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, और जो एक बचा रह जाएगा ना, फॉस्फोरस में तो उस पर हाइड्रोजन लगा देते थे, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं लगाते, इसमें उसे लोन पेयर बना देते हैं, जो बचा रह जाता है बॉन्ड। ठीक है, ये बना दिया आपने लोन पेयर। फिर है 2 हाइड्रोजन है ना, तो कोई से भी 2 ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए, जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड रह गया उसे डबल बॉन्डेड कर देंगे आप। ठीक है, ऐसे ही दूसरा H2SO4 तो सबको पता ही है क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएंगे आप। सेंटर में पहले आप सल्फर बनाओगे, उसके अराउंड एक टेट्राहेड्रल शेप बनाओगे, ऑक्सीजन लगा दोगे। 4 हैं इस बार तो चारों पे लग जाएंगे। अब 2 पे हाइड्रोजन लगा दोगे, किसी भी 2 पे, इन पे हाइड्रोजन लगा दिया आपने, जो 2 रह गए वो दोनों क्या हो जाएंगे? डबल बॉन्डेड हो जाएंगे। ठीक है, और H2S2O7 जो होता है, इसे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है।
और इसका एक नाम और होता है, कॉमन नेम जो यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं ओलियम, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो मतलब होता है फायर, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम बोला जाता है इसको, कॉमन नेम ओलियम है। तो इसमें दो सल्फर है, तो दो सल्फर बनाओगे और दोनों के अराउंड टेट्राहाइड्रन बनाओगे, और 7 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन जो है वो शेयर होगा दो सल्फर्स के बीच में। एक ऑक्सीजन ऐसे शेयर होगा और तीन तीन ऑक्सीजन दोनों को मिल जाएंगे, तो ऐसे 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे। फिर दो हाइड्रोजन है, तो दोनों सल्फर के एक एक ऑक्सीजन को एक एक हाइड्रोजन दे दो। अब जो भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड बच गया उसको डबल बॉन्डेड कर दो। ये नीचे वाला सिंगल बॉन्डेड है, ऊपर वाला सिंगल बॉन्डेड है। मिडिल वाले ऑक्सीजन के तो हो गए ना दो बॉन्ड, एक लेफ्ट में एक राइट। ये ऊपर वाला सिंगल बॉन्डेड है, इसका नीचे वाला सिंगल बॉन्डेड है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम का। ठीक है। H2SO7 जो होता है इसको बोलते हैं पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। तो पर ऑक्सो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक परऑक्साइड लिंकेज बनती है। तो इसमें 8 ऑक्सीजन है, तो सबके सेपरेट दो सल्फर बनाएंगे और सभी सल्फर के एट बॉन्ड्स पे एक एक ऑक्सीजन लग जाएगा। इसमें जो बीच में जो दो ऑक्सीजन है, आई मीन जो दो ऑक्सीजन है जो दो सल्फर को लिंक करेंगे, उनके बीच में एक लिंकेज बनेगी इस तरीके से। इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसी को परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। परऑक्साइड लिंकेज, इसी वजह से इसका नाम परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। बाकी वही है, दो हाइड्रोजन है, एक एक पे हाइड्रोजन लगा दिया, जो सिंगल बॉन्डेड रहेगा उनको डबल बॉन्डेड कर देंगे। दैट्स इट। समझ में आया ये तोरा, समझ आया ये वाला स्ट्रक्चर? यस सर। ठीक है, तो ये चार आपके ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हो। नेक्स्ट, इसमें हमें पढ़ना है टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। इसके अंदर इसको प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं कांटेक्ट प्रोसेस, वो इम्पोर्टेंट है और वही आता है एग्जाम में। ठीक है। अब कांटेक्ट प्रोसेस में 3 स्टेप हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहला स्टेप है बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर्स इन एयर टू जनरेट SO2। सबसे पहले स्टेप में सल्फर को बेसिकली ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के SO2 बना देंगे आप। ठीक है। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट V2O5। तो ये जो आपने SO2 बनाया है इसका रिएक्शन कराएंगे फर्दर ऑक्सीजन से, और कैटलिस्ट होगा V2O5। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, रिवर्सिबल होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। SO3 बन जाएगा। बैलेंस करोगे इसको, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। ठीक है। तो इसके अंदर स्टेप में देख रहे हो लेफ्ट साइड पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मोल्स हैं बेसिकली, 2 मोल SO2 और 1 मोल ऑक्सीजन, और राइट साइड पे 2 मोल्स हैं। तो ये रिएक्शन भी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे फीजिबल होता है। जैसे अमोनिया था ना, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे होता था, ये भी उसी तरीके से होगा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ठीक है। फिर तीसरा स्टेप है, जो SO3 बना है उसे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराओ और बना दो H2S2O7 जो कि है आपका ओलियम। फिर इसको डाइल्यूट कर लो अपने हिसाब से, बहुत माइनर सा डाइल्यूट जब आप करोगे तो आपको H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक है। पानी जब इसके अंदर बेसिकली डालोगे तो इससे H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होगे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सल्फ्यूरिक एसिड ना हो अगर, पहली बार कैसे बना होगा? तो ये जो ये जो SO3 कहाँ गया, हाँ, तो ये जो आपने SO3 बनाया था ना तीसरे स्टेप में, अगर आप इसे वाटर से डायरेक्टली रिएक्ट करा देते तो भी H2SO4 बन जाता। लेकिन सारा का सारा वाटर रिएक्ट नहीं करता SO3 से एक बार में, तो कुछ वाटर बचा रह जाता।
और जो वाटर बचा रह जाता वो उसको डाइल्यूट बना देता। तो अभी जो मैंने पहले ये स्टेप 1 2 3 किया, इससे जो एसिड बनेगा ना वो ऑलमोस्ट 98 to 99% प्योरिटी होती है उसकी। और अगर आप SO3 में डायरेक्ट पानी मिला के बनाओगे तो इतनी हाई प्योरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, प्योरिटी जो है आपको मैक्सिमम से 60 70 80% एट मोस्ट मिल पाएगी, इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्ट कराते हैं। और ओलियम में जब पानी डालते हैं ना, तो ओलियम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो इट डज नॉट ऐड अ लॉट ऑफ वाटर टू इट। ठीक है, इट डज नॉट एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ वाटर, यू कैन से, सो द एसिड डज नॉट गेट डाइल्यूटेड दैट मच। आई होप ये समझ में आ गया सबको। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। अगर ये है सिलेबस में तो ये जरूर आएगा इससे क्वेश्चन आपका, स्पेशली इसके अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है वो। ठीक है, तो ये जो जो मैंने सेकंड स्टेप लिखा था वो लिखा हुआ भी है यहाँ पे V2O5 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये भी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे, सॉरी लो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे काम करेगा और V2O5 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में काम करेगा। ठीक है, समझ आ गया ये भाई यहाँ तक? ये यस सर। डायग्राम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है उसका बना हुआ है, तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड होता है, और ये सब चीजें इसके बारे में जनरल है, ये तो पढ़ ही लेना। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये है, जो इसकी केमिकल रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, एबिलिटी टू एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कि पहला तो ये एक इसकी लो वॉलेटिलिटी होती है, यानी इवेपोरेट नहीं होता आसानी से, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, वाटर की तरफ बहुत एफिनिटी होती है, यानी बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ एक्वा सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो दो स्टेप्स में आयोनाइज होता है। पहला स्टेप ये है कि H2SO4 पहले एक H+ आयन रिलीज करेगा और HSO4 माइनस में कन्वर्ट होता है। फिर ये जो HSO4 माइनस आयन है ये फर्दर रिएक्ट करेगा वाटर से, एक और H+ आयन लूज करेगा और फिर SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। तो हम जनरली जब H2SO4 का ब्रेकडाउन लिखते हैं तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि भाई वो H+ निकल गए, दो आयन उसमें से, और सल्फेट आयन निकल गए, है ना। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक एक करके H+ आयन निकलते हैं। तो पहले सिर्फ एक ही H+ आयन निकलता है और HSO4 माइनस बचता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो HSO4 माइनस बचा ये फर्दर ब्रेक डाउन हो गया, एक और H+ आयन रिलीज करता है और SO4 2 माइनस तब जाकर बनता है। इनफैक्ट जो पहला स्टेप है रिएक्शन का उसकी Ka वैल्यू देखो, Ka यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट देखो, इसके आगे लिखी रखा है इन्होंने वेरी लार्ज, इनफैक्ट ग्रेटर देन 10 वैल्यू होती है। और सेकंड आयोनाइजेशन जो हो रहा है यानी सेकंड H+ आयन निकल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.2 इंटू 10⁻²। अब ये दो वैल्यूज में इतना डिफरेंस क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जब ये एसिड आयोनाइज होता है तो मेनली फर्स्ट स्टेप ही होता है इसके अंदर, सेकंड स्टेप डज नॉट अकर वेरी ऑफन। यानी कि इफ यू take a look at, if you are able to observe, if you are able to identify the ions present in a aqueous solution of sulfuric acid, you will observe that there are mostly हाइड्रोजन सल्फेट आयंस इंस्टेड ऑफ सल्फेट आयंस। सल्फेट आयंस उतने ज्यादा नहीं होते, हाइड्रोजन सल्फेट आयंस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एसिड जो है वो लार्जली HSO4 माइनस और H+ में डिसोसिएट होता है, क्योंकि फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, काफी हायर है कंपेरेटिव टू सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो H2SO4 largely dissociates into HSO4 minus ion and H+ ion, not H2SO4 ions, I mean not sulfate ions, SO4 2 minus ions। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान से याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो ये जो मैंने मार्क किया अभी, द लार्जर वैल्यू ऑफ Ka1 means that H2SO4 largely dissociates into H+ and HSO4 minus. Greater the value of dissociation constant, the stronger is the acid। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई?
हाँ Yes, जी sir. साहिल, अरे ठीक है, गुड। इसके बाद इसके डिहाइड्रेटिंग एक्शन के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी